गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब तुम लोग पूरी तरीके से तैयार हो स्टैंडर्ड 10th को कंप्लीट करके स्टैंडर्ड 11th की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो तुम लोगों की 10th क्लास के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और रिज़ल्ट्स आएंगे, थोड़े टाइम के बाद रिज़ल्ट्स आएंगे। तो अब बेसिकली तुम्हें कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है 11th क्लास को स्टार्ट करने से पहले, कि ये एक बिल्कुल अलग टाइप की जर्नी है। यहाँ पे कुछ अलग होगा जो अभी तक तुम्हारे स्कूल लाइफ से थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर, तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आज पहले क्लास में एक ओरिएंटेशन दूंगा तुम्हें कि 11th क्लास कैसे अलग है, क्या क्या आगे तुम एग्ज़ाम्स वगैरह देने वाले हो, उनके पैटर्न्स क्या हैं, उनके लिए कौन से टेक्स्ट बुक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फिज़िक्स क्या रोल प्ले करेगा उन एग्ज़ाम्स के अंदर, क्योंकि मैं मेनली फ़िज़िक्स को लेकर के अभी चल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जानना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर मैं साइंस के स्टूडेंट्स पे ही फोकस करूँगा, ठीक है। साइंस स्टूडेंट्स पे मेनली मैं फोकस करूँगा। साइंस स्टूडेंट्स के लिए जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस स्टेज पे तुम्हारा एक कैरियर सेट हो जाता है ऑलमोस्ट। तुम जिस कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, जिस कॉलेज में तुम जा पाओगे, वो एक तुम्हारा एक लाइफ का स्टैंडर्ड, एक फ्यूचर बहुत हद तक सेट कर देगा, ठीक है। एक कॉलेज का एक ब्रांड वैल्यू होता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारे जॉब्स वगैरह में, ठीक है। अगर तुम इसी फील्ड को परस्यू करते हो तो तुम्हारे पास हमेशा ऑप्शन है कि तुम हायर स्टडीज़ करके कुछ और बेहतरीन कर सको, कहीं बाहर जा सको। वो ऑप्शन मैं ये नहीं कहूँगा कि बस जो हो गया वो हो गया। अगर एक बार 11th 12th किसी का ख़राब हो गया तो वो आगे नहीं सेट करता, ऐसा नहीं है। लेकिन ख़राब के बारे में सोचना ही क्यों है? बिल्कुल स्टार्टिंग एक न्यू फ्रेश जर्नी तुम स्टार्ट कर रहे हो, बेहतरीन से बेहतरीन करो। 10th तक जो तुमने किया वो बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, बिकॉज 11th क्लास में तुम देखो कि हर कुछ नया है, हर कुछ बिल्कुल न्यू स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ केमिस्ट्री में तुम्हारे बेसिक्स थोड़े टेस्ट होंगे कि तुमने पहले कितना कर रखा है। मैथ्स फिजिक्स लगभग पूरी तरीके से नया स्टार्ट होगा, कोई खास पुरानी चीज़ों का इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं रहता, ठीक है। और अगली बात कि एक और तरीके से नया है कि अब तुम्हें अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने साइंस ऑप्ट किया है तो ये मान के चलते हैं कि उनको साइंस में इंटरेस्ट है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह नहीं पसंद था, वो सिर्फ साइंस पढ़ना चाहते थे, बट उन्हें सब कुछ पढ़ना पड़ रहा था, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स बहुत सारे पढ़ने पड़ रहे थे। तो अब वो लोग सिर्फ अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे ध्यान दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बायो इसलिए ऑप्ट कर रहे होंगे बिकॉज वो मैथ्स से बचना चाहते हैं। तो फिजिक्स के लिए तो तुम्हें थोड़ा बहुत मैथ्स की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, और मैथ्स को अवॉइड मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे जो टॉप कॉलेजेस हैं, तुम बाद में देखोगे, तुम बायो से अगर मान लो तुम बायो लेकर के तुम पास कर जाते हो 11th 12th, तो बाद में बहुत सारे टॉप कॉलेजेस में जो स्पेशली इंजीनियरिंग के जो टॉप कॉलेज है, बायो इंजीनियरिंग टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जहाँ पर कि मेडिकल का कुछ एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई होता है, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के कुछ एप्लीकेशन बेस्ड जगहों को मैं बताऊँगा, फॉरेन वगैरह में होते हैं। जो फॉरेन के जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, या कुछ कुछ कॉलेजेस को, तो मेडिकल कॉलेजेस में भी वो डिमांड करते हैं कि तुम्हारे प्लस टू लेवल में मैथ्स होना चाहिए। कुछ जगहों पे एडमिशन के लिए क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो बेटर होगा कि थोड़ी मैथ्स की भी नॉलेज लेकर के तुम्हें चलना पड़ेगा, है ना। तो आओ इस इन एग्ज़ाम्स को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि 11th क्लास की जर्नी बेसिकली है किस बारे में। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बेसिकली साइंस स्टूडेंट्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन को परस्यू करेंगे, एक जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कॉम्बिनेशन को परस्यू करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले मोस्टली इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ जाएंगे, है ना। इंजीनियरिंग ओरिएंटेड फील्ड्स की तरफ जा सकते हैं, एनडीए के लिए जा सकते हैं, बिकॉज एनडीए में मैथ्स रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो और कुछ कॉलेजेस हैं जो साइंस का आगे वो पढ़ाई कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री इन फील्ड में को भी आगे ग्रेजुएशन की तरफ से या रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं वो। तो ये एक तरह का कैटेगरी बन सकता है। अगला जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला है, उनका सबसे टॉप मोस्ट जो ड्रीम होता है दैट इज़ मेडिकल्स, डॉक्टर बनना चाह सकते हैं वो। और उसके अलावा और भी नर्सिंग फार्मेसी वगैरह एक बैकअप होता है कि सपोज़ करो वहाँ पर नहीं हुआ मेडिकल में, तो ये सारे कॉलेजेस और ओपन होते हैं जहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, मेन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो एक तरीके से तुम्हारा कैरियर डिसाइड कर देती है, बिकॉज इन सारे जो तुम टॉप मोस्ट कॉलेजेस की बात करोगे, वहाँ पे जाना बहुत लोग चाहते हैं,
जाना बहुत लोग चाहते हैं बट सीट्स बहुत कम होती हैं। बेसिकली क्या होता है इन टॉप कॉलेजेस के अंदर कि तुम्हारी पढ़ाई की फ़ीस का एक मेजर फ्रैक्शन गवर्नमेंट पे कर रही होती है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही होती है, और इस कारण से तुम्हारी फ़ीस काफ़ी कम लग रही होती है वहाँ पर। तो बहुत लोग जाना चाहते हैं बट गवर्नमेंट अब सबको तो नहीं प्रोवाइड कर सकती इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर इतने कम फ़ीस के साथ, और भी इतने चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन होता है। तो अब बेसिकली वहाँ होता है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन रेशियो 1% से भी थोड़ा कम होता है। बेसिकली क्या होता है कि अपीयरिंग स्टूडेंट्स समवेयर अराउंड, पहले के टाइम पे तो 15-20 लाख तक पहुंच गए थे अपीयरिंग स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ सीट्स जो होती थी एक्चुअली जहाँ पे कॉलेज में जो सीट होती थी वो होती थी 8,000 के आसपास। अराउंड 8,000 स्टूडेंट्स को सीट मिल पाती थी और फ्रॉम 20 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इनका एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा सा रिलेटिवली टफ होता है। अब तो कम हो गए हैं, इस बार थोड़े कम हो गए हैं बिकॉज पैटर्न वगैरह भी कुछ चेंज हुआ है, ऑनलाइन पैटर्न आ गए हैं अब सब जगह। तो मेंस में इस बार 8-9 लाख के अराउंड स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं टेंटेटिवली। अब बेसिकली 2 बार मेंस होता है, मैं सारा कुछ तुम्हें पैटर्न वगैरह डिटेल में समझाऊंगा आने वाले स्लाइड्स के अंदर, तो कोई बात नहीं है। ये एग्जाम्स के नाम बस तुम देख लो। पीसीएम वाले कौन कौन से दे सकते हैं? जेई मेंस दे सकते हैं, जेई एडवांस, अगर जेई मेंस क्लियर होता है तो जेई एडवांस दे सकते हो। थर्ड है एनडीए, और भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं जैसे नाइसर, आईआईएसईआर, ये सारे कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। बिट्स पिलानी प्राइवेट कॉलेज है, बिटसैट नाम से उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। फिर वीआईटी नाम का एक कॉलेज है, वो भी प्राइवेट में ठीक ठाक सा कॉलेज है, तो उसके लिए भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। और 2-5 और ऐसे होंगे प्राइवेट कॉलेजेस, बट मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं बात करूँगा। प्राइवेट कॉलेजेस एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ है कि अगर अच्छे क्वालिटी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल पाए तो फिर देयर इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़, तो वो बाद में कभी डिस्कस कर लिया करेंगे जब तुम्हारा एक सेशन चालू हो जाएगा, अपनी पढ़ाई एक अच्छे पेस में चल रही होगी, तो कभी फ्री टाइम में हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया करेंगे। एक आध वीडियो में बना दूंगा तुम्हारे लिए प्राइवेट कॉलेजेस को एक्सप्लोर करते हुए। और फिर एक 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स तो भाई देना ही देना है, और 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स के स्कोर्स, 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स, 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स के स्कोर हमेशा ही तुम्हारे, जब भी तुम कहीं पे अप्लाई करोगे तो तुम्हें एक रिज्यूमे अप्लाई करना होता है, एक बायोडाटा तुम्हें देना होता है। उसका एक मेजर पार्ट होता है तुम्हारे एक एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होते हैं कि अभी तक तुम्हारे क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। 10th 12th के मार्क्स तो वहाँ पे हमेशा रहेंगे, और वो एक तरीके से तुम्हें उसके बेसिस पे जज किया जाएगा कहीं ना कहीं। अब जज करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, बट इस पे एक अच्छा स्कोर होना चाहिए। तुम्हारा अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है जब तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे स्कोर बनते हैं, ठीक है। और एक कट ऑफ भी होता है कि आईआईटीज़ वगैरह में कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर तुम्हारे मार्क्स है तभी तुम बैठ सकते हो आईआईटी देने के लिए, अदरवाइज एक पर्टिकुलर कट ऑफ है उसके ऊपर ही तुम बिटसैट के एग्जाम में बैठ सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ कट ऑफ भी होता है, और अगर कुछ बहुत हाई परसेंटेज है, बिल्कुल तुम टॉपर्स में से हो, तो तुम्हें आईआईएसईआर जो कॉलेज की बात कर रहे हैं वहाँ तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाएगा। अगर तुम्हारे बहुत अच्छे स्कोर्स हैं बोर्ड में तो तुम डायरेक्टली आईआईएसईआर में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जब बात करते हैं, जब डॉक्टर बनना चाहता है कोई, तो उसके लिए बेसिकली ये 3-4 एग्जाम्स होते हैं। एक होता है नीट, ठीक है। तो नीट जो होता है वो पूरे कंट्री के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, सबके लिए एक कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम है। नीट एक कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम है हर एक कॉलेज के लिए। इसके बाद एम्स एक बहुत टॉप कॉलेज है, उसके लिए एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है एम्स के लिए। और जिपमर भी एक अच्छा कॉलेज है, ठीक है, एक अच्छा लेवल का एंट्रेंस है। ये 3, नीट, एम्स एंड जिपमर। इसके बाद एक होता है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, इसके बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। इसके बारे में तुम और भी पढ़ सकते हो कहीं कहीं से, तो ताकि तुम्हारा नॉलेज बढ़े, ठीक है। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस, इनमें भी, इनके थ्रू तुम डायरेक्टली तुम्हें आर्म फोर्सेज में काफ़ी अच्छे रैंक्स में जॉब मिल जाता है। अगर तुमने यहाँ से मेडिकल किया है तो तुम्हें एडिशनली आर्म फोर्सेज के भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तुम्हें आर्म फोर्सेज में थोड़ा सर्व करना पड़ता है एज अ डॉक्टर, ठीक है। और गर्ल्स के लिए एक स्पेशल कोर्स होता है एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। तो नर्सिंग के फील्ड में मोस्टली गर्ल्स के लिए वह होता है, एमएनएस तो स्पेशली फॉर गर्ल्स है, ठीक है। तो वहाँ पर भी स्टडी कॉस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, स्टडी कॉस्ट बिल्कुल नहीं होता, और साथ में तुम्हें काफ़ी अच्छे रैंक पे जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फार्मेसी का फील्ड जब बहुत सारे लोग ऑप्ट कर रहे होते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से तुम जा सकते हो। एंड फिर 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स की इम्पोर्टेंस तो भाई है ही है, हमेशा रहेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 स्ट्रीम्स
लोग जनरली ऑप्ट करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कॉम्बिनेशन। काफ़ी हद तक साइंस स्टूडेंट्स का फ्यूचर +2 में डिफाइन हो जाता है, डिसाइड हो जाता है। एक तुम्हारा एक ब्रांड बन जाता है, एक ब्रांड के साथ तुम जुड़ जाते हो। अगर एक ब्रांड के साथ तुम जुड़ जाते हो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छी है तो तुम बहुत ऊपर जा सकते हो। अगर तुम्हारी ठीक ठाक एवरेज परफॉर्मेंस भी है तो उस ब्रांड के कारण तुम्हारी एक अच्छा खासा एक एवरेज पैकेज तुम्हें मिल जाता है, ठीक है ना, एक अच्छी जॉब तुम्हें मिल जाती है। अब क्या है कि अगर तुम उस ब्रांड तक नहीं पहुंच पाए तो फिर तुम्हारा स्ट्रगल बढ़ जाता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाता है। उसी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अचीव करने के लिए तुम्हारा स्ट्रगल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर तुमने 2 साल की स्ट्रगल कर ली ये वाली और तुमने कोई अच्छा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया तो तुम्हारा बेसिकली एक तुम्हें एज मिल जाता है, तुम्हें एक एडवांटेज मिल जाता है कि अब तुम रिलेटिवली सिक्योर्ड हो, तुम्हारे पास एक सिक्योरिटी है कि उस ब्रांड की वैल्यू के कारण तुम्हें कुछ अच्छा मोस्टली मिल जाता है, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलूँगा रिलाई करना है, तुम्हें मेहनत करते रहना है, बट बेसिकली एक सिक्योर्ड हो जाता है कि तुम्हारा एक क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा सा सुप्रीम हो जाता है कंपेयर टू बाकी स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ये एक ऐसी चीज़ जैसे तुमने बाकी छोटे क्लासेस में तुमने देखा कि तुमने 1 क्लास में स्टडी किया, एक फाइनल एग्जाम्स पास किया और तुम्हें स्टैंडर्ड 2 में एडमिशन मिल गया, स्टैंडर्ड 2 में तुम चले गए, ठीक है। अब स्टैंडर्ड 2 के बाद तुमने कंप्लीट किया, स्टैंडर्ड 3 में तुम चले गए, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क तुम्हें नहीं पड़ रहा था, तुम एक क्लास पास करे तुम अगले में चले जा रहे थे। बट यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक तरीके से तुम्हारे आगे का फ्यूचर, लाइफ में आगे तुम कैसे जाओगे, कहाँ जाओगे, बहुत कुछ डिसाइड हो जाता है। एक बार तुमने ये अगर 1-2 साल का जो मौका निकल जाता है उसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा चेंज करने का मौका फिर नहीं मिल पाता कि तुम वापस जाओ टाइम में, वापस जाके तुम अपना स्ट्रीम्स चेंज करो या किसी कॉलेज में तुम वापस से एडमिशन लेने का तुम्हें मौका मिल सके। ये चीज़ें तुम्हें नहीं मिल पाती। अगर तुम आईआईटी जाना चाहते हो तो तुमको एक पर्टिकुलर होता है लिमिटेशन कि तुम्हें 2 चांस मिलती हैं आईआईटी एडवांस के लिए, आईआईटी मेंस के लिए तुम्हें 3 चांस मिलते हैं, उससे तुम्हें एनआईटी में मिलता है, उसमें आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलता आईआईटी मेंस के थ्रू। तो अब बेसिकली इन चीज़ों के बाद तुम्हें फिर मौका नहीं मिलता कि तुम दोबारा से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो और फिर से तुम कर पाओ, दोबारा तुम्हें वो चांस नहीं देंगे एडमिशन लेने के लिए एट द बीटेक लेवल। एमटेक में फिर तुम दोबारा ट्राई कर सकते हो, पीएचडी के लिए तुम दोबारा ट्राई कर सकते हो, बट बीटेक में फिर तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिल पाएगा। तो एक बेसिकली और तुम्हारी जो बेसिक्स डिसाइड होंगी वो तुम्हारी आगे की पढ़ाई एमटेक पीएचडी वगैरह को भी काफ़ी हद तक इफेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल न्यू जर्नी है, समझ रहे हो, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें इस चीज़ में। और अगर सिर्फ तुम 12th बोर्ड्स को लेकर के करना चाहते हो और मोस्टली जैसे पंजाब के लोग होते हैं वो बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो 12th बोर्ड में एक अच्छा सिक्योर करो, एक अच्छा परसेंटेज स्कोर करो, तो फिर तुम्हें आगे का रास्ता तुम्हारे लिए ईजी रहेगा अगर तुम्हारे पास 12th बोर्ड में अच्छे स्कोर्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ तक समझ आया बात। अब हम लोग एक एक एग्जाम को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और कौन कौन से टेक्स्ट बुक्स वगैरह चाहिए वो सब भी हम लोग बात करेंगे आगे चल के। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स एज पर द लेवल ऑफ एग्जाम्स। तो जो फिजिक्स की पढ़ाई या मैथ्स की पढ़ाई या केमिस्ट्री बायो जो तुम पढ़ने वाले हो, जो भी सब्जेक्ट्स तुम पढ़ने वाले हो, ये बेसिकली 2-3 अलग अलग लेवल्स बन जाते हैं पढ़ाई करने का। उनकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी अलग अलग होती है, तो मैं बेसिकली डिफ़िकल्टी के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। सबसे पहला जो सबसे मिनिमम लेवल जो होता है डिफ़िकल्टी का वो लेवल 1 समझ सकते हो। उसके अंदर आते हैं तुम्हारे स्कूल के एग्ज़ाम्स, बोर्ड के एग्ज़ाम्स, जो प्राइवेट कॉलेजेस की जो मैं बात कर रहा था वीआईटी वगैरह, उनकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो रिलेटिवली इसी लेवल पे अलाई करता है, ठीक है। और नीट का एक जो एग्ज़ाम है उसका बिटसैट भी इसी लेवल पे अलाई करता है। और आईआईटी जेई जो है, आईआईटी जो होता है, तो आईआईटी जेई मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। आईआईटी जेई जो मेंस होता है, मेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें तुम्हें एक ठीक ठाक अच्छा सा रैंक, मतलब 5000, 4000, 8000, 10000, 20000 ऐसे रैंक्स का जो रेंज है, अगर लेवल 1 में तुमने अच्छा कर लिया तो तुम्हें ये चीज़ तुम अचीव कर सकते हो सिर्फ लेवल 1 के बेसिस पे। तो अगर तुमने बोर्ड लेवल की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है और थोड़े बहुत एमसीक्यूज लगा रखे हैं, तुम्हारे बेसिक्स ठीक ठाक क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा तुम्हें एक्स्ट्रा टॉपिक्स कवर करने की ज़रूरत नहीं है, तो तब भी तुम आसानी से ये सारे एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। मैथ्स में स्लाइटली जेई मेंस के लिए थोड़ा हायर लेवल चाहिए होता है, सिर्फ स्कूल लेवल से काम नहीं चलता। बट फिजिक्स में अगर स्कूल लेवल बोर्ड लेवल पे भी तुमने प्रिपरेशन कर रखे हैं, थोड़े एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो चांसेस हैं कि तुम्हारा जेई के हिसाब से भी ठीक ठाक प्रिपरेशन हो जाएगा और वीआईटी नीट वगैरह के बेसिस पे भी ठीक ठाक प्रिपरेशन हो जाएगा तुम्हारा। फिर लेवल 2 आता है जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी हायर है, जैसे आईसर का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया। आईआईटी मेंस में अगर तुम्हें टॉप रैंक्स चाहिए,
आईआईटी एडवांस अगर तुम क्वालिफाई करना चाहते हो तो तुम्हारी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी सी हायर हो जाती है। तुम्हें कुछ और चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है, कुछ हायर लेवल के ट्रिक्स तुम्हें जानने ज़रूरी हैं, कुछ हायर लेवल के टेक्स्ट बुक्स तुम्हें प्रैक्टिस करने होंगे, थोड़ी थ्योरी वगैरह तुम्हें अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो ये समझ में आ गया होगा तुम्हें लेवल 2। अब लेवल 3 जो है वो काफ़ी सुप्रीम लेवल, जो आईआईटी एडवांस के टॉप रैंक्स के लिए होता है, एम्स, केवीपीवाई, ओलंपियाड्स, ठीक है ना। ओलंपियाड्स में आरएमओ, इनमो, आईएमओ वगैरह तुमने पहले सुन रखा होगा, इसलिए मैंने ये नाम लिख दिया। रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ये मैथ्स वाले हो गए। इसी टाइप से केमिस्ट्री फिजिक्स के भी होते हैं, जैसे इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड, इंडियन केमिस्ट्री ओलंपियाड, ये सारा कुछ होता है जो डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं। और इनके जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनके यूएस वगैरह के टॉप कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है कि गोल्ड मेडल वगैरह तुमने अचीव कर लिया इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में तो तुम्हें डायरेक्टली बिल्कुल टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। अगर तुमने केवीपीवाई एग्जाम क्लियर कर लिया तुम्हें आईसर में डायरेक्टली एंट्रेंस मिल जाता है, तुम्हें सीधे एडमिशन मिल जाता है, आईसर में मिल जाता है। एक इंडिया में बहुत टॉप कॉलेज है आईएएससी बैंगलोर, वहाँ तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। तो इनसे काफ़ी तुम्हें फ़ायदा होता है, बट इनकी डिफ़िकल्टी लेवल और इनका लेवल ऑफ प्रिपरेशन बिल्कुल अलग है। समझ में आया? वो काफ़ी डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन है। तुम्हें स्टेज बाय स्टेज, लेवल बाय लेवल ग्रेजुअली प्रैक्टिस करना है और अपने आप को प्रोग्रेस करना है। तुम्हें स्लोली इन चीज़ों को लेवल 1 पे कमांड करो, कुछ कहीं पे प्रूव करो एग्जाम से, तो कुछ दो अपना प्रूव करो अपने आप को, एंड जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं उस पर अच्छा परफॉर्म करो कंसिस्टेंटली। फिर लेवल 2 की तैयारी शुरू करो। लेवल 2 पे एक अच्छा ग्रिप करो, अच्छा प्रैक्टिस करो, उसके बाद लेवल 3 पे ग्रेजुअली प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। जनरली लोग गलती ये करते हैं कि बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, स्टार्टिंग में ही हर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस को करना शुरू कर देते हैं और फिर उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। मैं बोलूँगा कि पहले एक लेवल को पिक करो, उसमें कंफर्टेबल हो, प्रैक्टिस करो, और जब उसमें तुम्हें अच्छा कंफर्ट मिल गया तब लेवल को इंक्रीज़ करते जाओ, स्लोली लेवल को इंक्रीज़ करते जाओ। एक ही साथ हर डिफ़िकल्टी लेवल पे हाथ पैर मत मारो और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत मत करो। स्टार्टिंग में एक डिसिप्लिन बनाओ, स्टार्टिंग में सिर्फ डिसिप्लिन बनाओ कि तुम्हें रोज़ 2-3 घंटे पढ़ाई करनी है। तुम्हें क्लास के नोट्स जो भी पढ़ रहे हो तुम, उसके नोट्स तुम अच्छे से बना रहे हो प्रॉपर्ली, तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो ऑर्डर में, अच्छे से तुम लिख रहे हो चीज़ों को। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में बहुत टफ क्वेश्चंस को तुम सॉल्व कर पाओ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज बहुत बड़ा एक जंप होता है 10th और 11th के बीच में। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व तुमसे नहीं होंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए तुम मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो, ठीक है। बट जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो तुम्हारा जो एफर्ट्स है वो इंक्रीज़ करना चाहिए टाइम के साथ। 3-4 महीने के बाद तुम्हारा एफर्ट्स बढ़ना चाहिए। एफर्ट्स ऐसा नहीं हो कि स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट्स लगा दिए, हो नहीं रहा, फिर तुम्हारा एफर्ट्स कम होने लगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है, तो ये नहीं होना चाहिए। मेंटली पूरी तैयारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमने क्या करना है आगे चल के। बस हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दें, एक चैप्टर एक टॉपिक हम लोग शुरू कर दें, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक टॉपिक का ही फ़ायदा देगा, बट ये जो मेंटल प्रिपरेशन है ये तुम्हें हर चैप्टर में तुम्हें एक सपोर्ट देगा, एक हेल्प देगा, ठीक है। और जो तुम्हारे जो भी मेंटर हैं, जो भी गाइड है, उनसे तुम हमेशा कांटेक्ट में रहो, उनसे बात करते रहो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। कभी भी अपने मोटिवेशन को कम मत होने दो, बहुत मोटिवेटेड रहो, बहुत एनर्जी में रहो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करो, तभी तुम अपने फाइनल टारगेट को अचीव कर पाओगे। और ये एक लॉन्ग रेस है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में बहुत तेज भाग लिए फिर थक के रुक गए, ऐसा नहीं। तुम्हें एक मेंटेन रखना है, एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, और तुम्हारे आखिर में एफर्ट्स बहुत बढ़ने चाहिए। जब आखिर में एफर्ट्स बढ़ते हैं तो रैंक बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तुम्हारा जो परसेंटाइल स्कोर है सडनली बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे लास्ट तक गिव अप कर देते हैं। तो इस चीज़ के लिए एक ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, ना कि चैप्टर्स को स्टार्ट करना, इसलिए मैंने पहले ओरिएंटेशन से स्टार्ट किया है, ठीक है। समझ आ रही है बातें? अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे हैं हम लोग। जेई मेंस नाम से जो एग्ज़ाम होता है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके थ्रू तुम्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं कंट्री के अंदर, हर स्टेट के अंदर एक हैं, ऑलमोस्ट 30 के अराउंड तुम्हें एनआईटीज़ मिल जाते हैं, ठीक है। तो इन एनआईटीज़ की फ़ीस काफ़ी कम होती है और पढ़ाई का स्टैंडर्ड ठीक ठाक है, अच्छा मतलब अच्छा ही कहा जाएगा पढ़ाई का स्टैंडर्ड ज़्यादातर एनआईटीज़ के अंदर। और इनमें जॉब्स वगैरह भी अच्छी मिल जाती हैं तुम्हें, मतलब अबव एवरेज कहता हूँ मैं, ठीक है। तो हमेशा ड्रीम तो बहुत हाई रखना चाहिए, बट ये अगर यहाँ भी लैंड करते हो तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर एक रेपुटेशन भी अच्छा है इन कॉलेजेस का। यहाँ से अगर तुम पास आउट करते हो तो कहीं भी तुम्हें एक अच्छा रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए तुम कब ये एग्ज़ाम दे सकते हो? जब तुम 12th क्लास में रहोगे अगले साल, जब तुम 12th क्लास में रहोगे
तो 12th अपीयर करने के टाइम तुम ये एग्ज़ाम्स दोगे, तुम्हें बेसिकली 3 अटेम्प्ट मिलता है। जिस साल तुम 12th दे रहे हो वो वाला साल, उसके 1 साल के बाद, और उसके 1 साल के बाद भी तुम दे सकते हो। तो बेसिकली 3 बार तुम दे सकते हो कॉन्जिक्यूटिव। ये 3 अटेम्प्ट ही मिलता है। अगर तुमने 1 साल छोड़ दिया तो ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा। सपोज अगर तुम 12th का पेपर दे रहे हो 2022 में, 22, 23, 24, ये 3 बार तुम दे सकते हो। ठीक है, जेई मेंस। एडवांस में सिर्फ 2 ही चांस होते हैं, जेई मेंस में 3 चांस होता है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम होता है कैसे है? ये 1 साल में 2 बार होता है, ट्वाइस अ ईयर। 1 साल में जैसे 2020 में जो बच्चों ने पेपर दिया तो वो 2 बार हुआ। एक बार जनवरी में होता है, एक बार अप्रैल में होता है। जनवरी जनरली सेकेंड वीक में होता है, और अप्रैल में जनरली फर्स्ट वीक अप्रैल में होता है। बट कोरोना वायरस टाइप कुछ केस आ गया तो वो डिले भी हो जाता है। तो अभी तो मई लास्ट में होने की बात चल रही है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ द 2 अटेम्प्ट्स का स्कोर जो होगा वही तुम्हारा इंक्लूड होगा, उसी के हिसाब से तुम्हारे रिजल्ट बनेंगे, बेस्ट ऑफ द 2। ठीक है, पेपर में क्या होता है, तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और 25 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट होता है। 25 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट होता है। तो ये सिर्फ पीसीएम कॉम्बिनेशन वालों के लिए होता है, पीसीबी वालों के लिए ये नहीं होता, या फिर पीसीएमबी किसी का है तो जिसका मैथ्स होना ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है ना, पीसीएमबी होगा तो वो कर सकता है, इसको पेपर दे सकता है। तो 25 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है, और 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सिंगल चॉइस करेक्ट एंड इंटीजर टाइप्स। सिंगल चॉइस करेक्ट एंड इंटीजर टाइप। 20 क्वेश्चन सिंगल चॉइस करेक्ट का लेके चलो और 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप का लेके चलो। ठीक है ना, 25 क्वेश्चन होते हैं और 300 मार्क्स का पेपर होता है। कितने मार्क्स का होता है? 300 मार्क्स का पेपर होता है। क्लियर है? यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? टोटल पेपर 300 मार्क्स का होता है। तो पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का हो जाता है, तो 4 मार्क्स पर क्वेश्चन का तुम लेके चल सकते हो। और निगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर। अगर तुम्हारा कोई आंसर गलत है तो तुम्हें निगेटिव मार्क्स उसके लिए अवार्ड किया जाएगा। और एक अच्छा रैंक, एक डिसेंट रैंक जो बोलेंगे, एक डिसेंट रैंक कितना स्कोर पे मिलता है तुम्हें? तो आजकल यहाँ पे परसेंटाइल के फॉर्म में रिजल्ट्स निकलते हैं। 1-2 साल से यहाँ परसेंटाइल के फॉर्म में रिजल्ट्स निकल रहे हैं। तो तुम्हारा स्कोर 95 परसेंटाइल के ऊपर होना चाहिए, तब तुम्हें एक अच्छा रैंक मिल सकता है, एक किसी कॉलेज में, अच्छे ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है 95 परसेंटाइल के ऊपर। वैसे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन में तुम्हें 97-98 परसेंटाइल के ऊपर तो होना ही पड़ेगा। 95 मैंने बस ऐसे ही कहा कि थोड़ा डिसेंट कह सकते हैं कि तुम रेपुटेशन ठीक ठाक बच जाएगी, तुम्हारी इज्जत बच जाएगी अगर तुमने 95 परसेंटाइल का स्कोर कर लिया। और 95 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए तुम्हारे पास मार्क्स कितना होना चाहिए? मार्क्स तुम्हें 150 प्लस होने चाहिए आउट ऑफ 300। मतलब 50% मार्क्स पे तुम्हें इतना मिल जाता है। अगर 300 में से 150 मार्क्स तुम ले आते हो, तुम्हें 95 परसेंटाइल का स्कोर मिल जाता है। अगर तुम 210 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर दो, यानी तुम 70% मार्क्स अगर स्कोर कर पाते हो, 210 से ऊपर स्कोर कर लेते हो, तुम्हारा 99 परसेंटाइल मिल जाता है। कितना? 99 परसेंटाइल बन जाता है तुम्हारा, और वो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा। और उसमें तो तुम्हें पक्का एनआईटीज़ मिल ही जाएंगे, टॉप एनआईटीज़ तुम्हें मिल जाएंगे अच्छे से। ठीक है, और जो रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस कहते हैं, जो पुराने साले क्वेश्चंस अगर रिपीट हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होना, 5 to 10% ऑफ द क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर। और अराउंड 95%, 90% क्वेश्चंस हर साल न्यू क्रिएट किए जाते हैं इन एग्ज़ाम्स के अंदर। नए क्वेश्चंस, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस 90 to 95% क्वेश्चंस होते हैं। लग रहा है आइडिया? और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल तुम्हें डेवलप करना है। अगर तुम्हें जेई मेंस को टारगेट करना है, तुम्हें एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा, और वो स्किल है ये समझना कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा नहीं आता है। और तुम्हें जो नहीं आता है उसको अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। निगेटिव मार्क्स नहीं स्कोर करना है, तुम्हें एक्यूरेसी अपनी इंक्रीज करनी है। जो तुम्हें नहीं आता तुम्हें उसको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। ठीक है ना? तो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स बता सकता हूँ कि मेरे तो स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने आउट ऑफ 360, पहले 360 मार्क्स का होता था, 360 में से 195 के अराउंड का स्कोर किया उसने, और उसका ऑल इंडिया रैंक 2000 के आसपास है। अभी वो आईआईटीज़ में कंप्यूटर साइंस परस्यू कर रहा है। जेई मेंस में उसका स्कोर 195 के अराउंड था, और 200 मतलब 2000 के अराउंड उसका ऑल इंडिया रैंक था। ठीक है, उस बच्चे ने 195 के अराउंड स्कोर किया। जब वो मेरे पास आया था तो उसको आधी सिलेबस का आइडिया नहीं था, जहाँ से भी वो पढ़ के आया था चीज़ों को, उसको आधी सिलेबस का आइडिया नहीं था। वो मेरे पास मोस्टली डाउट्स वगैरह के लिए मुझसे कनेक्टेड रहा था।
और कुछ टॉपिक्स जो उसको नहीं आते थे वो मैंने पढ़ा दिए थे उसको, फिजिक्स वगैरह के। बट केमिस्ट्री वगैरह में उसके बहुत मैक्सिमम 50% ऑफ द सिलेबस उसको आइडिया भी नहीं था कि क्या होता है। बट उस स्टूडेंट की एक्यूरेसी लेवल था, उसने जितने मार्क्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसने पूरे क्वेश्चन सही किए, और बिकॉज उसने सारे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए वो सारे सही किए, उसका रैंक काफ़ी अच्छा आया, 2000 रैंक आया, ठीक है ना। ऑल इंडिया रैंक 2000 काफ़ी अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे अपीयर हो रहे होते हैं। तो तुम समझ सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि निगेटिव मार्क्स लेके मत जाओ। बहुत सारे बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, 270, 280, 300 के मार्क्स के अराउंड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में स्कोर कर रहे होते हैं AITS में। बट वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में वो निगेटिव ले जाते हैं, और फिर उनके रैंक्स 7000, 8000, 10,000 के पीछे पीछे चले जाते हैं। थोड़े से निगेटिव मार्क्स तुम्हारे रैंक को बहुत ऊपर से बहुत नीचे ले आते हैं, समझ रहे हो। तो निगेटिव स्कोर नहीं करना है, इसके लिए बहुत केयरफुल रहना है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। तो यहाँ मैं नीट के बारे में बात करता हूँ। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, PCB कॉम्बिनेशन, तो उनके लिए उनका टोटल 720 मार्क्स का पेपर होता है, टोटल 720 मार्क्स का पेपर होता है। इसके अंदर फिजिक्स 180 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री 180 मार्क्स का होता है, बायो 360 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये 720 मार्क्स का पेपर होता है। बट यहाँ स्कोरिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे जेई मेंस में स्कोरिंग थोड़ी कम होती है, 50% स्कोर पे ही बच्चे का एक ठीक ठाक डिसेंट सा रैंक मिल जाता है उसको। बट यहाँ नहीं मिलता, यहाँ पे तुम्हें काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, बहुत हाई स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें एक कॉलेज मिलने के चांसेस बनते हैं। तो एक जो अच्छा स्कोर तुम्हें करना है, एक कॉलेज तुम्हें MBBS की सीट चाहिए, अगर तुम्हें MBBS की सीट चाहिए तुम्हारा स्कोर 590 के ऊपर होना चाहिए। आउट ऑफ 720 590 से ऊपर तुम्हारा स्कोर जाना चाहिए। और किसी भी एक अच्छे स्टूडेंट का स्कोर किस टाइप का तुम्हें दिखाई देता है, नॉर्मली कोई भी एक अच्छा स्टूडेंट अगर तुम देखते हो जिसने प्रिपरेशन किया है, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन किया है, बोर्ड्स में 90-95% मार्क्स स्कोर कर रहा है, लेकिन उसके जो स्कोर आते हैं मेडिकल के पेपर्स में, नीट में जो आते हैं उसको स्कोर्स मोस्टली ये आते हैं, बायो में 320 के आसपास स्कोर करता है वो बच्चा, 320 330 के आसपास स्कोर कर जाता है आउट ऑफ 360। 360 में से 320 मार्क्स बायो में उसके आ जाते हैं, और इतने मार्क्स सिर्फ और सिर्फ NCERT करके ही आ जाते हैं। NCERT और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अगर अच्छे से किसी ने निकाल लिया तो उसके 300 के ऊपर तो आने ही आने हैं, उससे कम नहीं आते उसके, ठीक है ना। उसके बाद आता है केमिस्ट्री का पेपर। केमिस्ट्री में ज़्यादातर अच्छे बच्चों का 120 के आसपास स्कोर होता है। फिजिक्स में ज़्यादातर अच्छे बच्चों के आपके स्कोर मिलेंगे 25 से 40 के बीच में, 30-40 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते वो लोग मोस्टली। तो सब लोग फिजिक्स में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं बायो के स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री बायो ज़्यादातर NCERT के लेवल पे ही आता है। बट फिजिक्स में थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो कह सकते हैं कि जेई मेंस जैसा ही क्वेश्चन होता है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन होता है, तो वो थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड हो जाता है। तो अगर बच्चों की फिजिक्स अच्छी हो गई तो उसको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर उसने फिजिक्स अच्छा इंप्रूव कर लिया तो उसको डॉक्टर का बनने के चांसेस अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और साथ में बायो तो यार अच्छी होनी चाहिए, अगर इस फील्ड में जा रहे हो तो बायो तो अच्छी होनी चाहिए। NCERT पे अच्छा पकड़ होना चाहिए, बहुत बार तुम्हें उसको रिपीट करना होगा, बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, तभी तुम इन स्कोर्स को अचीव कर पाओगे। तो फिजिक्स इज द मेन की टू सक्सेस MBBS के फील्ड में। अगर किसी को एंट्रेंस क्लियर करना, नीट क्लियर करना, तो उसके लिए फिजिक्स एक मेन सब्जेक्ट होता है। मिनिमम 150 प्लस का स्कोर तुम्हें फिजिक्स में टारगेट करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में 150 प्लस का टारगेट करना पड़ेगा, बायो में 320 प्लस का टारगेट करना पड़ेगा। अगर ये टारगेट करते हो तुम 620 630 मार्क्स का टारगेट करोगे, तब कहीं जाके तुम्हारा 590 600 के आसपास तुम्हारा स्कोर बनेगा। बात समझ आ रही है। तो फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से। अच्छा, बायो एंड केमिस्ट्री NCERT में सफिशिएंट होता है, प्रीवियस ईयर्स कर लो काफ़ी है। फिजिक्स के लिए तो अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और 30% ऑफ द क्वेश्चंस नीट के अंदर रिपीटेड होता है, 30% से ज़्यादा क्वेश्चंस नीट के अंदर रिपीटेड होता है। 70-60-70% न्यू क्वेश्चंस मिलते हैं तुम्हें। बट अगर तुम प्रीवियस ईयर्स कर ले तो तुमको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। प्रीवियस ईयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विथ NCERT बुक्स। और फिजिक्स के लिए तो तुम्हें प्रीवियस ईयर देखना ही पड़ेगा, और भी तुम्हें कॉन्सेप्ट डेवलप करने पड़ेंगे अपने। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं JEE एडवांस की। तो JEE एडवांस हर कोई नहीं दे सकता। JEE एडवांस देने से पहले तुम्हें JEE मेंस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। JEE मेंस में तुम्हारा स्कोर अगर 90 परसेंटाइल से ऊपर है, तो ऐसे बच्चे जो 90 परसेंटाइल के अराउंड स्कोर करते हैं, उसमें से अराउंड 1.5 लाख स्टूडेंट्स को चूज़ किया जाता है। टॉप जो 1.5 लाख स्टूडेंट्स होते हैं वही JEE एडवांस में अपीयर हो सकते हैं।
और जेई एडवांस का पैटर्न हर साल चेंज होता रहता है। जेई एडवांस के बारे में ज़्यादा बात करने की अभी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि जेई एडवांस की बात तभी उठती है जब तुम जेई मेंस के लेवल पे अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हो। तो इसके बारे में तुम सितंबर अक्टूबर का मंथ होगा, 12th क्लास में तुम रहोगे, तो उस टाइम पे तुम जेई एडवांस पे फोकस करना स्टार्ट करना, ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट करना। अगर मेंस पे पूरा कमांड तुम्हारा बन चुका है, अगर मेंस पे अच्छा कमांड नहीं बन पाया है तो मेंस पे ज़्यादा फोकस करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एडवांस के लिए तुमको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है आईआईटी मेंस देने के बाद, जेई मेंस देने के बाद 1.5 से 2 महीने का टाइम तुम्हें मिल जाता है जेई मेंस के बाद एडवांस के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उस पर वर्क करने के लिए, ठीक है। बिकॉज ये मई 3rd संडे ऑफ मई को ये मोस्टली होता है पेपर, तो उस टाइम पे तुम इसके बारे में तुम हो सकता है कि 12th में ध्यान तो ज़्यादा बेटर है, अभी एडवांस के प्रेशर अपने ऊपर मत लो, ठीक है। और इसके टोटल मार्क्स भी चेंज होते रहते हैं, हर साल कुछ अलग पैटर्न लेके आते हैं ये लोग, कुछ अलग टोटल स्कोर लेके आते हैं। बट एक अच्छा टॉप रैंक जो होता है 2000 के अराउंड अगर तुम्हें रैंक चाहिए 60% मार्क्स तुम्हें स्कोर करना पड़ेगा। और पेपर क्वालिफाई करने के लिए तुम्हें कम से कम 30% का स्कोर करना पड़ेगा। 30% स्कोर करोगे तो तुम्हें 12,000, 10,000, 15,000 के आसपास रैंक मिल जाएगा और तुम्हें क्वालिफाइड बोला जाएगा, एटलीस्ट तुम जेई क्वालिफाइड हो, एडवांस क्वालिफाइड होगे तुम। उसके थ्रू कुछ और कॉलेजेस में तुम्हें एडमिशन मिल सकता है, कुछ और साइड वाले कॉलेजेस में, कुछ गवर्नमेंट जिसकी पूरी फीस उठाती है ऐसे कॉलेज में तुम्हारे एडमिशन हो सकती है अगर तुम जेई एडवांस में 30% के आसपास भी स्कोर ले जाओ। डिफ़िकल्टी लेवल क्वाइट हाई, चैलेंजिंग पेपर होता है इसका, और ये हर साल बिल्कुल नया क्वेश्चन लेके आता है, कोई रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलते, तुम्हें कभी भी इसमें क्वेश्चन के रिपीटेशंस नहीं मिलेंगे। चलो अब अगली स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ तक तुमने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में बात कर ली, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पैटर्न को समझ लिया। अब आता है स्कूल एंड 12th बोर्ड के पेपर के बारे में बात। ये बहुत हद तक एनसीईआरटी बेस्ड होता है, ठीक है। अब जो पेपर होता है फिजिक्स का, मैं सिर्फ यहाँ फिजिक्स की बात करूँगा, फिजिक्स का जो पेपर होता है इसमें 70 मार्क्स की थ्योरी होती है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। 70 मार्क्स थ्योरी की, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के लगेंगे। अब जो 70 मार्क्स का पेपर तुम दोगे स्कूल में, जनरली लोग गलती ये करते हैं कि वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या न्यूमेरिकल्स नहीं बनता तो बहुत परेशान रहते हैं। बट खास बात यह है कि 50 to 55 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ डेरिवेशन बेस्ड और थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तुम्हें ज़्यादा ध्यान डेरिवेशन एंड थियोरेटिकल क्वेश्चन पे देना होगा अगर तुम स्कूल की बात करते हो। कॉम्पिटिशन्स के लिए न्यूमेरिकल्स और एप्लीकेशंस वो सब चीज़ चाहिए, यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा डेरिवेशंस के बारे में ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे रिपीटेटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 65 to 70% ऑफ द क्वेश्चंस बिल्कुल प्रिडिक्टेड होते हैं और वही रिपीट होते रहते हैं सेम टू सेम। इसलिए यहाँ पे मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है, यहाँ मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है। यहाँ तुम बहुत ईजिली 85 to 90% स्कोर कर सकते हो। 95% स्कोर करने के लिए थोड़ा मेहनत तो चाहिए, अगर 90-95% के रेंज में स्कोर करना है। 75, 80, 85% स्कोर करने में कुछ नहीं चाहिए, बस रिपीट करते रहो, तुम्हारा इतना स्कोर बन जाएगा। ज़्यादातर बच्चे खैर पास करने के लिए भी सफ़र कर रहे होते हैं, 11th क्लास में पास करना भी बहुत डिफिकल्ट हुआ रहता है उनका, बिकॉज वो प्रॉपरली मेहनत नहीं करते, प्रॉपरली उनको ये पता नहीं होता है कि किस तरह से उनको अप्रोच करना है, उनको अप्रोच ही नहीं पता होता है। ये पता चलते चलते तुम्हारे 2 एग्जाम्स निकल चुके होते हैं। तो तुम पहले से ही रेडी रहो, तुम्हारे साथ ये धोखा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे एक्सपीरियंस का तुम बेनिफिट उठाओ, तुम स्टार्टिंग से ही इस पैटर्न को लेके चलो बोर्ड के लिए, स्कूल के लिए, ठीक है। और कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन अगर करनी है, चॉइस तुम्हारा है, अगर तुम करना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा अलग एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा उसके लिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर रेगुलरली वीकली अगर तुम 3 घंटे भी स्पेंड करते हो फिजिक्स के लिए, तो तुम्हारे स्कूल एंड बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो सकती है। जब पेपर्स आएंगे तब तो तुम थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे 2-3 घंटे भी अगर हफ्ते में तुम लगा रहे हो स्कूल के पैटर्न के ऊपर, ठीक है, तो तुम्हारा काम डन है, उससे ज़्यादा की तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हो, कॉम्पिटिशन्स पे तुम फोकस कर सकते हो, करना नहीं करना तुम्हारा चॉइस है, ठीक है। अब एक नया पैटर्न में चेंज आया है स्कूल के एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम्स में। 20 MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, MCQs तो नहीं कह सकते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किया गया है। क्वेश्चंस एंड रीजनिंग भी हो सकते हैं MCQs, फिजिक्स में मोस्टली MCQs ही आते हैं, बट मैथ्स में और केमिस्ट्री में, स्पेशली केमिस्ट्री में और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, MCQs नहीं आते वो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कह सकते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पास, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 20 मार्क्स के आएंगे, उसमें 20 क्वेश्चंस होगा, 1 मार्क्स ईच, ठीक है। इनकी डिफिकल्टी, लोग जैसे ऑब्जेक्टिव सुनते हैं उनको लगता है कि बहुत ईजी हो जाएगा, इसकी 4 ऑप्शंस आएंगे तो एक तो तुक्का मार लेंगे, बट इनकी डिफिकल्टी लेवल स्लाइटली हायर होती है।
तो इनके लिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। जो लॉन्ग आंसर होते हैं उनमें स्कोर करना आसान है, बिकॉज वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, वो तुम रट्टा मार के आ सकते हो कि वही सेम क्वेश्चन बार बार हर साल आता रहता है। बट ये बिल्कुल नए क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है तुम्हारे लिए। एक एडवांटेज मिलता है कि थोड़ी बहुत चीटिंग हो जाती है, बट इसके भरोसे पे बिल्कुल मत रहना, अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखो। समझ आ गई यहाँ तक की बातें? तो ये एक ओवरव्यू मैंने तुम्हें दे दिया, कैसे कौन कौन से एग्जाम्स तुम देने वाले हो, उसमें क्या ये सब चीज़ें आती हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करने के लायक वो है नहीं, बट एक बैकअप है कि अगर तुम्हारी प्रिपरेशन 11th के एंडिंग में देखना, अगर तुम्हारी 11th के एंडिंग में तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत अच्छा हाई कॉन्फिडेंस है तुम्हारा कि तुम आईआईटी क्रैक कर लोगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए। बट तुम्हें अगर कहीं लगता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहता है, तो फिर तुम्हें थोड़ा बहुत पता करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि कुछ ऐसे कॉलेज है जिनमें सिर्फ 12th क्लास का ही सिलेबस आता है, 11th का एडमिशन के टाइम वो यूज़ नहीं करते। बाकी सारे एग्जाम्स 11 12 दोनों के एंट्रेंस एग्जाम्स, बट बहुत कम कॉलेजेस हैं जो कि सिर्फ 12th का लेते हैं। तो अगर तुम्हारा 11th थोड़ा वीक रहता है तो तुम 12th पे फोकस करो और उन कॉलेज में चले जाओ, भी थोड़े अच्छे कॉलेजेस हैं कुछ कुछ ऐसे। तो तुम्हें थोड़ी जानकारी इकट्ठा करनी स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। 11th के एंडिंग में देखना कि तुम्हें क्या करना है, एडवांस की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है या फिर तुम्हें प्राइवेट कॉलेजेस की इकट्ठा करनी है। स्टार्टिंग से सिर्फ जेई मेंस नीट के लेवल पे लेके चलो, और अगर तुम्हें ये सब नहीं करना, तुम्हें फॉरेन वगैरह जाने का प्रिपरेशन करना है तुम्हें, तो फिर तुम बोर्ड्स के अकॉर्डिंग ही देख लो। क्लियर है बात? आओ आते हैं अब नेक्स्ट पे। तो ये वो टेक्स्ट बुक्स हैं जो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा जेई मेंस के लिए। जेई मेंस के लिए तुम्हें बुक्स फॉलो करने हैं फिजिक्स में। पहला टेक्स्ट बुक है एचसी वर्मा, पहला टेक्स्ट बुक है एचसी वर्मा। सेकंड मैंने यहाँ एनसीईआरटी लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के लिए एनसीईआरटी बहुत कम से कम तुम्हें यूज़ करना है, क्योंकि एनसीईआरटी अच्छी लिखी हुई बुक नहीं है। पार्ट 1 उसको तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें खुद ही बहुत परेशानी आएगी, तुम करके देख सकते हो। पार्ट 2 बहुत अच्छी लिखी हुई है, पार्ट 2 को तो फॉलो करना ही है। उसका वर्ड टू वर्ड काफ़ी अच्छा दे रखा है, उसमें जो कंटेंट दे रखा है वो बेस्ट से बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट के पैकेज में भी वो चीज़ें नहीं अवेलेबल है जो एनसीईआरटी ने कवर किया है। जितनी अच्छी तरीके से उसने कवर किया है, फॉरेन ऑथर्स की बुक में भी तुमको वो चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। तो पार्ट 2 बहुत अच्छा है। पार्ट 1 को कम से कम यूज़ करना, सिर्फ उसमें स्टेटमेंट का लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो वहाँ से, और सॉल्व एग्जाम्पल्स वगैरह देख सकते हो, उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्कूल एग्जाम्स के लिए थोड़ा बहुत डेरिवेशन वगैरह का रिवाइज करने टाइप का तुम देख सकते हो, बट काम की चीज़ ज़्यादा नहीं है। एचसी वर्मा को फॉलो करो, बहुत अच्छी बुक है, बाइबल ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है इसको, काफ़ी अच्छी बुक है ये। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एचसी वर्मा, इसका फुल नेम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, ऑथर है एचसी वर्मा। ठीक है, तो यहाँ तक डन। अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक्स तुम प्रीफर करोगे? अगर तुम जेई मेंस को टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें डीसी पांडे, अरिहंत पब्लिशर की आती है, अरिहंत पब्लिशर की डीसी पांडे आती है, वो तुम्हें पढ़ना होगा। वो 11th 12th मिला के 5 वॉल्यूम्स की बुक है। 11th 12th में कंबाइंड वो 5 वॉल्यूम्स यूज़ होता है। तो 11th क्लास के लिए उसके 2-3 पार्ट्स आते हैं। एक हो जाता है तुम्हारे पास मैकेनिक्स 1, एक होता है मैकेनिक्स 2, और एक तुम्हारे पास वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट आता है। तो 3 पार्ट्स तुम्हारी 11th क्लास में यूज़ होंगे और 2 पार्ट्स तुम्हारे 12th में यूज़ होंगे। 2 पार्ट जो 12th में यूज़ होंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का यूज़ होता है, और एक और होता है मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स वगैरह का। तो 11th एंड 12th, 11th में 3 पार्ट्स, 12th में 2 पार्ट्स। तो डीसी पांडे एक अच्छी बुक है, न्यूमेरिकल्स का लेवल अच्छा है, क्वालिटी अच्छी, इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास किसी बड़े भाई बहन का अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, तो फिर डीसी पांडे की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज डीसी पांडे के क्वेश्चंस को ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स वालों ने कॉपी कर रखा है। एचसी वर्मा और डीसी पांडे के क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट्स वालों ने कॉपी कर रखा है। तो अगर तुम्हारे पास किसी बड़े भाई बहन का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डीसी पांडे अलग से परचेज करने की। तुम उसके पैकेज को पूरा सॉल्व कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट का पैकेज फॉलो कर लो, सफिशियंट है। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रीवियस ईयर्स पेपर। ये करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये करना ही करना है। जेई मीन्स जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स तुम्हें करना ही करना है। इसी से तुम्हारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट बनता है, असली लेवल तुम पकड़ते हो पास्ट ईयर्स क्वेश्चन करके। ठीक है, रेफरेंस बुक ये ज़्यादा शो ऑफ की चीज़ है, ठीक है ना। बहुत अच्छी लिखी हुई बुक है, रेस्निक हैलिडे यूनिवर्सिटी फिजिक्स, बट इसको यूज़ कर, ये बहुत बल्कि बुक है, इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बहुत कुछ। इसको पढ़ना एक तरीके से एक शौक के लिए, तुम्हें फिजिक्स में मज़ा आ जाएगा, तुम्हें फिजिक्स से प्यार हो जाएगा इस बुक को पढ़ के। बट मैं बोलूँगा कि जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत सारा टाइम तुम्हारा वेस्ट हो सकता है। अगर इस बुक को तुम पढ़ने में एंजॉय करोगे तो तुम
जितना बेनिफिट होगा तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके, उतना इन बुक्स को पढ़ने में बेनिफिट नहीं होता है। और थोड़े कॉस्टली बुक्स भी हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि तुम बुक्स को परचेज़ ना करो। ये बुक्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैं तुम्हें उसका लिंक दे सकता हूँ जहाँ से तुम्हें बुक्स मिल जाएंगे, या तुम्हें मैं डायरेक्टली बुक पे मेरे ऐप में मैं तुम्हें अपलोड करके दे दूँगा ये बुक, ठीक है ना। तो लेकिन ये बुक को तभी पढ़ो जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट तुम्हें बाकी जगहों से पढ़ के समझ नहीं आ रहा है। ये एक रेफरेंस है, ठीक है ना, कि सब कुछ करने के बाद तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो बहुत अच्छी लिखी हुई बुक है। इसको पढ़ोगे तो तुमको मज़ा आ जाएगा, उस कॉन्सेप्ट के बारे में तुम्हें अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन हर कॉन्सेप्ट में 3-4 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। अगर एक कॉन्सेप्ट को तुम 3 किताब से पढ़ने जाओगे, तुम्हारा टाइम इतना वेस्ट हो जाएगा कि लास्ट में तुम जेई की प्रिपरेशन में तुम स्टैंड नहीं कर पाओगे, तुम्हें प्रैक्टिस करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अवॉइड करना है इन बुक्स को। अगर रिक्वायर्ड, बहुत हाईली रिक्वायर्ड है, तब थोड़ा बहुत पढ़ना उस बुक को। एग्जैक्ट पैराग्राफ्स मार्क करवा लो टीचर से कि तुम्हें कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है, सिर्फ उसी पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ो तो वो ज़्यादा बेटर है। एक ही बुक को 10 बार पढ़ना बेटर है, 10 बुक को एक बार पढ़ने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही है? तो ये टेक्स्ट बुक्स की लिस्ट हो गई फॉर जेई मेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेई एडवांस के लिए और नीट के लिए। तो अब जेई एडवांस की बात करते हैं, तो सेम जेई मेंस वाली बुक्स यहाँ पे काम आ जाती हैं। इसके एक्स्ट्रा में अगर तुम्हें कोई जेई एडवांस का प्रिपरेशन करना है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, किसी रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट लेने को मैं भी ले सकता हूँ, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है। टेस्ट सीरीज का बेनिफिट तभी है जब 2-3 लाख बच्चे उस टेस्ट में बैठ रहे हैं, तुम्हें एक ऑल इंडिया रैंक मिल रहा है, ठीक है ना। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट 15-20 ईयर्स से टेस्ट ले रहे हैं, तो उसका तुम्हें एडवांटेज मिलता है, क्योंकि वो एक नए क्वेश्चंस का सेट बनाते हैं तुम्हारे लिए। मज़ा आ जाएगा तुम्हें टेस्ट सीरीज दे करके। हाँ, वो डिस्कस नहीं करते क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जो वो भेजते हैं वो बहुत ही शॉर्ट में होता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपस में, बट टेस्ट सीरीज देना बहुत रिक्वायर्ड है अगर तुम एडवांस को टारगेट कर रहे हो। तो मेंस तक ठीक ठाक है, मेंस में भी ऑप्शनल है, लो तो अच्छा है, बट ना भी लो तो तुम्हारा काम चल जाएगा, बट एडवांस के लिए बहुत रिक्वायर्ड है ये। और एक अच्छी किताब है, बीएम शर्मा का सीरीज़ होता है। अगर तुम सिर्फ एडवांस को ही टारगेट करना चाहते हो, तुम्हें मेंस को तो मतलब बात ही नहीं करना, वैसी वाली बात है कि तुम्हारा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फिजिक्स रहा है अभी तक, तुमने फाउंडेशन कोर्स वगैरह कर रखा है, तो फिर तुम बीएम शर्मा को ऑप्ट कर सकते हो। बीएम शर्मा का लेवल डीसी पांडे से थोड़ा ऊपर है, ठीक है ना। बीएम शर्मा का लेवल डीसी पांडे से थोड़ा ऊपर है। सेंगेज लर्निंग पब्लिशर्स का बुक आता है, सेंगेज लर्निंग से आता है, ठीक है ना। 6 वॉल्यूम में बुक्स, और इसकी कॉस्ट रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा है, डीसी पांडे से काफ़ी कॉस्टली बुक है ये। बट एक प्रॉब्लम है इसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं इसके अंदर। हर पेज के अंदर 50 प्रिंटिंग मिस्टेक मिल जाएंगे तुमको। तो अदरवाइज़ क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बुक की, बस प्रिंटिंग मिस्टेक का एक प्रॉब्लम है। तो तुम्हें चूज़ करना है, डीसी पांडे को ऑप्ट करो तब भी अच्छा है, बीएम शर्मा कर लो, थोड़ी मेहनत होगी प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण, बट एक क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। तो चॉइस इज़ योर्स। तो ये जेई एडवांस के बारे में हमारी बात हो गई। अब नीट की बात करते हैं। तो नीट के लिए एक बुक आता है, यूनिवर्सल की एक बुक होती है। उसमें ऑलमोस्ट सारे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस दे रखा होता है। इसको एरएलएस नाम से बहुत फेमस है, एरएलएस बोल सकते हैं इसको, यूनिवर्सल सेल्फ स्कॉलर एरएलएस नाम से ये फेमस है, ठीक है ना। तो ये बुक खरीद के प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ह्यूज बुक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, इजी क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, जो ऐसा नीट में होता है। नीट में टाइम बहुत कम होता है तुम्हारे पास पर क्वेश्चन, और तुम्हें बहुत फास्ट करना होता है, और क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल नीट जैसा ही होगा, तो इसलिए ये बुक अच्छा है तुम्हारे लिए। प्रीवियस ईयर्स मेडिकल क्वेश्चंस के पेपर करना तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। एनसीईआरटी पार्ट 2 ऑफ क्लास 11th एंड बोथ पार्ट्स ऑफ क्लास 12th से तुम्हें बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। एनसीईआरटी क्लास 11th की फर्स्ट पार्ट बिल्कुल घटिया बुक है, उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें होना नहीं है। उसको सिर्फ स्कूल के एग्जाम्स के लिए थोड़ा बहुत देख लेंगे उसको, कभी कभी जैसा रिक्वायर्ड होगा, बता दूंगा क्या क्या तुम्हें पढ़ना है उससे, बट उस पर टाइम वेस्ट मत करना। स्टडी मटेरियल इफ़ पॉसिबल, आकाश इंस्टीट्यूट का अगर स्टडी मटेरियल तुम्हारे पास अवेलेबल है, किसी भाई बहन से या किसी फ्रेंड से तुम मांग सकते हो, किसी सीनियर से मांग सकते हो, तुम्हें फ़ायदा होगा उसका। एलन का भी मिल गया तो ठीक ठाक है, आकाश ज़्यादा प्रेफरेबल है, एलन भी ठीक ठाक है। टेस्ट सीरीज ऑफ एलन ज़्यादा अच्छा है। 2 साल के एंडिंग में, 12th के एंडिंग में एलन का टेस्ट सीरीज तुम ऑप्ट कर लेना, तुम्हें उससे काफ़ी एडवांटेज मिलेगा नीट के प्रिपरेशन के लिए। सिंपल स्कूल एग्जाम्स के लिए करना है तो भाई अभी कोई टेंशन मत लो, आराम से 11th की पढ़ाई करो,
मैं बता दूंगा तुम्हें कौन से बुक्स तुम करोगे। तुम मुझे कांटेक्ट कर लेना अगर तुम सिर्फ 11th के लिए करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कौन से बुक्स तुम्हें करना है। जितने नोट्स मैं दे दूंगा उतना भी बहुत है करने के लिए, ठीक है ना। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए या बोर्ड्स के लिए, ठीक है। डन। तो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं इस लेक्चर को, और आगे हम लोग और क्लास 11th की फिजिक्स क्या होती है, टॉपिक्स को क्लास 10th में तुमने क्या पढ़ा उससे कनेक्ट करते हुए मैं थोड़ा आगे बढ़ते जाऊंगा, ठीक है ना। उससे कनेक्ट करके हम लोग आगे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, एक बेसिक मैथमेटिकल टूल्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो तुम देखोगे वीडियोस, या जहाँ पे तुम अगर कहीं एडमिशन लेते हो तो वो लोग बेसिक मैथमेटिकल टूल्स से स्टार्ट कर रहे होते हैं और बहुत कम पढ़ाते हैं उसके अंदर, लेकिन हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उसको करने से पहले हम लोग एक थोड़ा बेस बना लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये मत सोचना कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, उन लोगों ने वो स्टार्ट कर रखा है। उससे पहले एक बेस बनाना ज़रूरी है, तभी तुम उसको समझ पाओगे, उसको यूज़ कर पाओगे। अदरवाइज जैसे वो लोग स्टार्ट करते हैं उससे तुम यूज़ नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।